सलाम। 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 माफ कीजिएगा, मेरी मीटिंग जैसा मैं सोच रही थी कहीं ज्यादा लंबी हो गई। लेकिन अगर मैं इसे यहीं रोकना चाहूँ तो जो खातून अंदर बैठी हुई हैं उनकी नफ्सियात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आपसे गुजारिश करती हूँ थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। कितना मिनट लगेगा? 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। तो फिर मैं नीचे कार में इंतजार करूंगा। मोहतरमा, जब मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। मिसेस मसरूर, आप भी माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मुझे इस नाम से ना पुकारे तो अच्छा होगा। मैंने अपनी सेक्रेटरी से भी अपना नाम सरवरियान बताया है। ठीक है, बहरहाल मैं शर्मिंदा हूँ सरवरियान साहिबा। कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता था कि हमारी बातें इतनी लंबी चलेंगी। ज्यादा बोल दिया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी असल कहानी की तरफ तो आए ही नहीं। अच्छा, तो आप असल मौजू पर आइए। ये आप मुझे बताइए, ये कि सच्चाई मैं नीमा को बताऊं या नहीं? अच्छा, उस पर भी आते हैं। पहले पिछली बातों को पूरा करते हैं। आपने बताया जब आप बीजन से मिली तो उन्हें आपने बताया कि आप पेट से हैं। उन्होंने फिर क्या कहा? वो तो इस बात को सुनकर चौंक सा गया। मुझे लगा कि शायद वो इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि अपने बच्चे को कैसे छोड़े। हो सकता है उसके साथ रहना चाहता हो। मैंने सोचा हो सकता है इस बात से परेशान हो कि बच्चे की वजह से मुझे उसको झेलना पड़ेगा। हम मजबूर हैं कि अपने बच्चे के लिए ही सही एक दूसरे को बर्दाश्त करें। सलाम। सलाम। इन्हें ऊपर ले जाओ बीजन। मैं जा रही हूँ, ऊपर नहीं आऊंगी। आप ऊपर जाएं, इत्मीनान से बैठ के बातें करें, मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं, हमें अपने घर वापस जाना होगा। शुक्रिया बहरोज। खुदा हाफिज। कितने महीने का है? दो महीने। आओ चलो घर। वो मेरे साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए बहाने शुरू कर दिए। कहने लगा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि इस बारे में वो फैसला कर सके कि उसे क्या करना है। मैंने भी जिद नहीं की और अकेली ही घर लौट आई।
उसकी मौजूदगी का एहसास हर लम्हा मुझे होता रहा। ये भी हम औरतों की खसलतों में से है कि ऐसे बच्चे के आशिक हो जाते हैं जिसके बाप से नफरत करते हैं। आपका साथ कब तक जारी रहा? जारी नहीं रख सके। हम उसके बाद फिर कभी नहीं मिले। उस रात के बाद मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। मैं सोचती थी देर सवेर कभी तो वो आएगा, लेकिन 1 महीने बाद उसका वही दोस्त बहरूस आया। हेलो। सलाम। सलाम। नेकपुर हूँ हुसैनी साहिबा। आप ठीक हैं नेकपुर साहब? शुक्रिया। क्या मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ? बोलिए। सुन रही हूँ नेकपुर साहब। माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस तरह आपसे बात नहीं कर सकता। यानी मेरे पास आपकी एक अमानत है जो मुझे आपको देनी है। मैं अभी सहन में आती हूँ। शुक्रिया। सलाम। सलाम। माफ़ कीजिएगा, आपको जहमत दी। कोई बात नहीं। कुछ हुआ है क्या? बीजन कहाँ है? इसीलिए आपके पास आया हूँ। 20 दिन हो रहे हैं, बीजन अभी तक मेरे घर नहीं आया। मुझसे राबते में था, लेकिन बता रहा है कि वो आपके पास आ गया है। यानी वो इस दरमियान आपके यहाँ आया ही नहीं? नहीं। कल रात मुझे फ़ोन किया, बोला कनाडा चला गया है। कनाडा? हम्म। क्या मतलब? कैसे चला गया? गैर कानूनी तौर पे गया है? यानी वहां पनाह ले ली है? नहीं। तो उसके पास पैसे कहाँ थे जाने के लिए? नहीं जानता। हो सकता है झूठ कहा हो। नहीं, वो कनाडा से फ़ोन कर रहा था। मैं मुतमईन हूँ। वही 20 दिन पहले, इससे पहले कि वो मेरे घर से जाए, इसे वहाँ रख दिया था। मुझे नहीं पता था, छुपा के रख दिया था। कल रात जब फ़ोन किया तब उसने मुझे बताया। उसने कहा जैसे भी हो इसे आप तक पहुँचा दें। कल रात जब फोन किया था कुछ और नहीं बताया? बताया नहीं कि किस लिए गया है? मैं जानता हूँ किस लिए गया है। बताएं, मैं भी तो जानूं। अगर आपको पता है तो बताइए मुझे। मुझे लगता है आपके लिए लिख दिया है इसमें। ये तो वकालतनामा है कि मैं जब भी चाहूं उसे तलाक ले सकती हूँ। इस बात से ना मैं खुश थी ना नाराज। एक तरफ तो मैं ये सोच रही थी कि बीजन इतना बेशर्म है कि एक बार भी उसे बच्चे का भी ख्याल नहीं आया, और दूसरी तरफ ये सोचकर खुश हो रही थी कि ईरान में तो है नहीं जो मेरा बच्चा छीनेगा। बहुत शुक्रिया आपका नेकपुर साहब। कोई बात नहीं, इजाज़त चाहता हूँ।
उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये बात मैं अपनी अम्मी को कैसे बताऊं कि उन्हें सदमा ना पहुंचे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे अपने बच्चे की अकेले ही परवरिश करनी पड़ेगी। ये सोचकर मैं कांप सी गई। सुमैया साहिबा, मुझे नहीं मालूम आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं। उसने मुझसे कहा 1 साल से बीजन की किसी लड़की से दोस्ती हुई है और उनका आपस में मिलना जुलना है। वो लड़की पॉश एरिया में रहती है और उसके बाप का इंतकाल हो गया है। विरासत में बहुत सारी दौलत मिली है। वो लड़की और उसकी माँ आए दिन कनाडा आना जाना करते हैं। उनका काम ही है ऐशो इशरत में डूबे रहना और विरासत में मिली दौलत को लुटाना। उन्होंने 1 साल के अंदर कोशिश करके बीजन को वहाँ रहने का परमिट भी दिलवा दिया। तब मेरी समझ में आया कि बीजन मुझे सिर्फ इसलिए सताया करता था ताकि हम लोग अलग हो जाएं और तलाक हो जाए और मैं इस काम के लिए राज़ी हो जाऊं। फिर वो उस लड़की से शादी करके सुकून की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन मैं भी ज़िद पर अड़ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बीजन को तलाक तो नहीं दूंगी। उसके बाद मजबूरन उसे इस काम के लिए आगे बढ़ना पड़ा। उस औरत को पता था कि बीजन शादीशुदा है। दरअसल मैं मुतमईन नहीं हूँ। बीजन ने मुझे बताया कि वो जानती है, लेकिन शायद उसने झूठ बोला हो। आपने देखा है उसे? उस औरत की बात कर रही हूँ। सिर्फ उसकी फोटो। मैं बस ये जानना चाहती थी कि वो लड़की दिखती कैसी है। मैं ये जानना चाहती थी कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी क्या नहीं, लेकिन मैं पूछ नहीं सकी। शर्म महसूस हुई, लेकिन वो समझ गया कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। मुझे लगता है बीजन उस लड़की के साथ सिर्फ पैसों की खातिर गया है, सुमैया साहिबा। क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। ये भी हम औरतों की खुसूसियतों में से एक है। यहाँ तक कि अगर किसी मर्द से हम नफ़रत भी करते हैं, फिर भी हमें पसंद नहीं कि हमसे खूबसूरत औरत उसकी ज़िंदगी में आए। आप जानते हैं वो कनाडा में कहाँ गया है? नहीं, जिस नंबर से उसने हमें फ़ोन किया है, अगर हम चाहें तो उस नंबर से पता लगा सकते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया नेकपुर साहब। सुमैया साहिबा, खुदा के वास्ते आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा। मैंने बीजन को सिर्फ इसलिए अपने घर में पनाह दी थी कि अगर मैं उसे अपने घर में जगह नहीं दूंगा तो वो उस लड़की के पास न चला जाए। इससे मैंने सोचा कि उससे कम मिलना जुलना होगा और राब्ता भी उसके साथ कम होगा। जब भी वो मेरे साथ रहता था मैं आपके बारे में ही बात करता था और मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं किसी तरह उसे आपके पास भेज दूं। 20 दिन पहले जब वो आया, उसने कहा मैं घर जा रहा हूं, तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कल रात तक मैं खुश था। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ नेकपुर साहब। एक दो महीने बाद मैंने किराए का मकान छोड़ दिया और अम्मी के घर चली आई। जब नीमा पैदा हुआ तो मेरी अम्मी और हमारे दूसरे करीबी रिश्तेदारों ने मुझे इस बात पर मना लिया कि नीमा जब बड़ा हो जाए तो मैं उसे कहूँ कि तुम्हारे अब्बू का रोड एक्सीडेंट हो गया और जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन वो इस दुनिया से चल बसे। और चूंकि वो इस फहान में पैदा हुए तो वहीं दफन कर दिए गए। लेकिन जब से मैंने उस डरावने माहौल के बारे में आपसे बात की है, डर से कांपने लगी हूँ मैं। खुद पर ही शक होने लगा है। नहीं जानती मैंने नीमा के बाप के बारे में जो उससे झूठ बोला है वो सही भी है या नहीं। इसको लेकर मैं परेशान हूँ। नहीं, हम कभी झूठ बोला करते हैं
तो उसको मसलहत का नाम दे दिया करते हैं और खुद को कायल कर देते हैं। लेकिन जो झूठ आपने अपने बेटे से बोला है वो उसके लिए सही नहीं था हुसैनी साहिबा। आपने क्या सोच के उससे झूठ बोला? मैंने सोचा अगर वो अपने बाप के बारे में हकीकत जान जाएगा और ये जान लेगा कि उसका बाप बेमुरव्वत था तो उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इसको समझने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैं उसे हकीकत कैसे बताती ये समझे बगैर कि उसका बाप उसे कोई अहमियत नहीं देता और उसे छोड़कर चला गया। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर बच्चों से। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरी सच्चाई बताई जाए। माफ कीजिएगा मिसेस मसरूरियान। सरवरियान साहिबा जाने वाली हैं। अगर थोड़ी देर इजाजत दें तो मैं अभी आती हूँ। ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं अब उन्हें और नहीं टाल सकती हूँ। हमने इस मीटिंग में आपकी जिंदगी की सिर्फ कहानी सुनी। मुझे लगता है हुसैनी साहिबा हमें और कई मीटिंग करनी होगी और बात करनी होगी आपसे। जी ज़रूर, लेकिन तब तक मुझे क्या करना होगा? यानी मैं उसे सच्चाई बताऊं या नहीं? नहीं, फिलहाल आप कुछ मत कीजिए। बस कोशिश कीजिए उसके और करीब जाने की, क्योंकि नीमा की जिंदगी में उसकी नानी के गुजर जाने के बाद एक खालीपन सा आ गया है। आप इस खालीपन को भरने की कोशिश कीजिए। वो कैसे? मैंने कहा ना, उसके करीब जाएं, उस पर ज्यादा तवज्जो दें, उसको लाड प्यार दें। कोशिश कीजिए उसके दिल में जो नानी के लिए जगह बनी है उसे खाली न रहने दिया जाए। अगले हफ्ते जब तक हम मिलेंगे तब तक आप यही काम कीजिए। अगले हफ्ते मिलने के बाद देखते हैं क्या करना है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। हुसैनी साहिबा के लिए अगले हफ्ते का कोई दिन दे दो। जी, आप अंदर चलिए सरवरियान साहिबा। मसरूर साहब को फोन किया ऊपर आने के लिए? जी हाँ, आ रहे हैं। शुक्रिया। अगले हफ्ते कौन सा दिन आपके लिए रख दूं? मंगल को। आइए बैठिए सरवरियान साहिबा। मसरूर के आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा। क्या कहना है? अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आपका जानना जरूरी है। ठीक है, आइए बैठिए, फिर आपकी बात सुनते हैं। मैंने उनसे भी कल कहा था कि मैं उनका केस नहीं लूंगा। फिर उन्होंने आपको मजबूर किया कि आप उनकी पैरवी करें, इसलिए कि उन्हें पता है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। रसा, वो बहुत इसरार कर रहे हैं। कई बार फोन भी किया मुझे। इस तरह से वो मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि अगर फीस की बात है तो कई गुना फीस देने के लिए तैयार हूँ मैं। हाजी साहब, आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। वकालत की फीस वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है। आप तो जानते हैं कि मैं इस तरह की चीजों से कोसों दूर हूँ। तो फिर तुम्हारी परेशानी क्या है बेटे, बताओ। देखो सच सच बताओ। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जंदियान साहब मुझसे सच नहीं बोल रहे हैं। मतलब तुम ये सोचते हो कि वो झूठ बोल रहे हैं? अगर वो मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा राज जरूर है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं किसी ऐसे आदमी का दिफा करूँ जिसके बारे में पता हो कि वो बेकसूर है, और ये तो बिल्कुल भी बेकसूर नहीं लगते। क्या हुआ कि तुम ये सोच रहे हो कि वो कुछ छुपा रहे हैं तुमसे? कहानी लंबी है हाजी साहब। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दफ्तर आकर कल तफसील से बात करूँ इस पे। ठीक है, कल आ जाओ, हम तफसील से बात करते हैं। 4 बजे ठीक रहेगा? हाजी साहब, कल 4 बजे मेरी कोर्ट में हियरिंग है। 5 बजे आ जाऊँ? हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ। 5 बजे भी मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो 5 बजे मिलते हैं। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप ठीक हैं अम्मी जान? यहाँ भी काम से पीछा नहीं छूटता। वाह वाह, चाय का कितना अच्छा रंग है। क्या करूं अम्मी जान, काम ही मुझे नहीं छोड़ता। मेरे बेटे, जब घर में आया करो तो काम को बाहर ही छोड़कर आया करो। मेरी बात तो रहने दो, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये घर भी तुम्हारा नहीं होगा और ना ही ये ऑफिस होगा। तो ये घर वालों के लिए होगा। जो हाँ, बस यही कहो। बेकार में जी कह के सब टाल दिया।
बेकार में क्यों अम्मी जान? मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी मैंने शादी की तो घर में काम लाना मैं बंद कर दूंगा। ये वादा है मेरा। कब? जब शादी करूंगा तब ना। मैं वही तो पूछ रही हूँ, शादी कब करोगे? वो तो मेरे हाथ में है नहीं, जब खुदा को मंजूर होगा। खुदा से क्या मतलब? अगर तुमने अपना वक्त रात दिन इनकी उनकी वकालत करने के बजाय अपने लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने में लगाया होता तो अभी तक कई बच्चे हो गए होते। अपनी सुस्ती और काहली में खुदा को बीच में मत लाओ। बराए मेहरबानी आप सुस्ती को मेरी गर्दन पे मत डालिए। अब तक तो रस्म यही रही है कि माएँ अपने बेटों के लिए दुल्हनें ढूंढती हैं। क्या मैंने अब तक तुम्हारे लिए 7-8 लड़कियां नहीं देखी, उनकी पहचान नहीं कराई? जो आदमी खुद बहाने बनाए, इनकार करने के लिए उसके पास कई बहाने होते हैं। अब चाहे उसके लिए 70 लड़कियां क्यों ना ढूंढ लो। किस बहाने की बात कर रही हैं अम्मी जान? उनमें से कोई भी लड़की मेरे लायक थी ही नहीं। तुम्हें कैसे पता? वो आखिरी वाली लड़की जो सफिया की बेटी थी, तुमने उससे 2 मिनट के लिए बात तक नहीं की। फिर तुम्हें कैसे पता लग गया कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारी पसंद की नहीं है? सफिया साहिबा की बेटी तो मुझे जाहिरी तौर से पसंद नहीं आई। अभी खाने में क्या है? कल वक्त निकालो, मैं तुम्हें एक लड़की दिखाती हूँ। किसे? एक दूसरी लड़की है। मजाक कर रही है ना? क्या तुमने मजाक में बोला था कि माँ की जिम्मेदारी होती है बेटे के लिए लड़की ढूंढना? नहीं, लेकिन आखिर वो है कौन? हम उसी लड़की से मिलने जाएंगे जिससे हम अस्पताल में मिलने गए थे और वो नहीं मिली थी। अम्मी, उस दिन आप मुझे अस्पताल लेकर के गईं तो वो शुक्रिया अदा करने का मामला नहीं था ना? क्यों नहीं था? उस दिन इसलिए गए थे कि मैं भी उसका शुक्रिया अदा कर लूं और तुम भी मिल लो। मेरे ख्याल से तो लड़की अच्छी है। अब चलो, कल खुद ही देख लेना। कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता, हियरिंग है। अभी मैंने सुना कि तुम्हारी कल 4 बजे हियरिंग है। कल तुम मेरे साथ चलो ताकि 2 बजे अस्पताल पहुंच जाएं, क्योंकि उस लड़की की सुबह की शिफ्ट है और 2 बजे वो खाली हो जाएगी। कसम से सुबह में भी नहीं आ सकता, बहुत ज्यादा काम है मुझे। अच्छी बात है, अगर कल नहीं तो किसी और दिन रख लो ताकि उससे तुम मिल सको। क्या है? क्या तुम इस लड़की को भी बगैर देखे कहना चाहते हो कि मुझे पसंद नहीं है? थॉट्स वाला रिकॉर्डिंग जो हमारे पास कोई। उठो, आ जाओ, खाना तैयार है। मैं भी नहीं कहता कि बुरा है बेटे। हुसैन अच्छा मजदूर है लेकिन लापरवाही करता है। याद है 2 महीने पहले सामान शिफ्ट करते वक्त उसने 2 कीमती सामान तोड़ दिया था। सलाम, क्या हाल है? सलाम बेगम। सलाम। इसीलिए मैं उसकी कभी कभी गोशमाली करता रहता हूँ ताकि वो ठीक से काम कर सके। तुम ठीक हो बेगम? ठीक हूँ। देर क्यों कर दी आज? थोड़ा अकाउंट का काम देखने में वक्त लग गया। उसको ठीक ठाक करके आए हैं। कपड़े बदल ले, खाना तैयार है। हाँ। अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस सिलसिले में बेटे? मेरे बारे में, यानी मेरे और समीरा के बारे में। आइए बैठकर बात करते हैं। आप भी बैठिए अम्मी जान।
बात कुछ ऐसी है जिसके सुनने के बाद आप लोग शायद नाराज हो जाएं और देखो बेटा, तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी है बेहतर होगा तुम खुद हल करो। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच इख्तलाफ में हम दोनों पड़े। मसले को खुद हल करो। अगर समीरा के बारे में बात कहनी है तो उसे भी यहाँ होना चाहिए ताकि वो भी अपनी बात कह सके। नहीं, बात ऐसी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। हमारे और समीरा के बीच कुछ इख्तिलाफ नहीं है। तो फिर परेशानी क्या है? यानी अभी तुम किस सिलसिले में बात करना चाहते हो बेटे? मेहंदी बेटे, आखिर हुआ क्या है मेरी जान? तुम हमें डरा रहे हो। मैं और समीरा, हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। मैं जानता हूं आप लोगों का मानना मुश्किल है, लेकिन ये बकवास क्या किए जा रहे हो तुम? बेगम, अब इस तरह की बकवास बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। बेगम, ये बकवास नहीं है अम्मी। हो सकता है बात दुरुस्त ना हो, लेकिन बकवास नहीं है। ये हकीकत है। रजा साहब, जाइए समीरा को बुला लाइए खाने के लिए। अच्छी बात है। बताओ हुआ क्या है? किस बात को लेकर तुम्हारा झगड़ा हुआ है? हमारे दरमियान झगड़ा नहीं हुआ है अब्बू। फिर क्या हुआ है? अब तुम गहरी नींद से जागे हो कि समीरा तुम्हारे लायक नहीं है? बेगम, आप जरा चुप रहेंगी? मुझे सुनने तो दो, क्या हुआ इनके बीच में? मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में ऐसी फालतू बातें तुम कभी भी ना करो। अम्मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समीरा मेरे लायक नहीं है। ये कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं। तुम गलत करोगे जो इस तरह की बातें करोगे। मैंने कहा चुप रहो बेगम, सुनने तो दो। अगर नहीं सुनना चाहती हो तो अपने कमरे में जाओ, वरना चुपचाप बैठो। सुनने तो दो, आखिर बात क्या है? दरखास्त करता हूं, सुकून से बैठो और सुनो। कहते हो तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ है, फिर इस नतीजे पर क्यों पहुंचे बेटे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेरा और समीरा का बहुत सी चीजों में नजरियाती इख्तिलाफ है। जैसे कि मसलन जिस फ्लैट में रहना चाहते हो उसके अंदाजे को लेकर बात हुई है क्या? हाँ? नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो कम से कम उस जरूरी इख्तिलाफ के बारे में इशारा तो करो ताकि समझ में आए कि हुआ क्या है, वो तो बताओ। मैंने कहा ना, बहुत सी चीजों में हमारा नजरियाती इख्तिलाफ है। हम दोनों की सोच में फर्क है। किसी भी चीज में हम यकसानियत नहीं रखते। उसूली तौर पर हम एक दूसरे के लायक नहीं और हमारी बनती भी नहीं है। यही सुनना चाहते थे ना तुम? इतने बरसों के बाद तुम्हें समझ आया कि समीरा तुम्हारे लायक नहीं है? तुम्हारी ये बातें अक्ल से बिल्कुल परे हैं जो तुम कह रहे हो। हमें समझाने की कोशिश मत करो। अम्मी जान, मैं जानता हूँ आप गुस्से में हैं, लेकिन ये अजीब बात भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादी करने के बाद ये समझ पाते हैं कि वो आपस में इत्तेफाक राय नहीं रखते। इत्तेफाक राय? इस तरह की बकवास समीरा से तो नहीं की ना? हाँ, क्यों नहीं। ये सब बातें मैंने समीरा को भी बताई हैं और उसका रवैया आपसे बिल्कुल अलग था। उसने भी मेरी तरह ये बात मान ली कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। और वो भी मान गई ना? जी, आप समीरा की फिक्र ना करें, कसम से वो नाराज नहीं है। समीरा सुबह नमाज के वक्त मेरे पास आई और मेरे जानू पर सर रखकर जार जार रो रही थी। तुम समझते हो कि वो नाराज नहीं है? क्या तुम ये समझते हो कि समीरा भी तुम्हारी तरह संगदिल है? तुम कितने बेरहम हो मेहदी। तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा करने की जुर्रत कैसे की? मैं भी तो आपका बेटा हूँ अम्मी। याद रखिए कि अगर आप मुझे और समीरा को शादी करने के लिए मजबूर करेंगी तो हम दोनों ही बदबख्त हो जाएंगे।
सलाम। सलाम। आहिस्ता बात करो समीरा। क्या हुआ? अभी मैं अपने कमरे में हूँ। मैंने अम्मी अब्बू से बात की है। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं समीरा से शादी नहीं करना चाहता। सुना मैंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं। अम्मी के मुंह से जो भी निकला मुझसे कहती गई। तुमने उनसे क्या कहा? तुमने उनसे बताया कि मुझे शादी क्यों नहीं करना चाहते? बस मामूली बातें। बस यही कि हमारे बीच नजरियाती इख्तिलाफ है। हम दोनों की पसंद एक जैसी नहीं है। आपस में इत्तेफाक राय नहीं है। ऐसी ही बातें कही मैंने। तो वो मान गए? नहीं, इतनी जल्दी तो उन्हें यकीन नहीं आएगा। थोड़ा तो वक्त लगेगा। तुम फिक्र मत करो। वो भी मजबूर हैं यकीन करने पर और बाद में भूल जाएंगे। क्या अम्मी बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गई? हाँ, लेकिन ज्यादा तुम्हारे लिए। वो सोचती है मुझ पत्थर दिल ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। समीरा। क्या है? मुमकिन है अम्मी तुम्हारे कमरे में आके तुमसे बात करना चाहें। उनसे कह देना मेहदी ने अपनी बातों से मुझे कायल कर दिया है कि हमारी शादी गलत होगी। तुम ये जाहिर करने की कोशिश करना कि तुम इस फैसले से खुश हो। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूँ मेहदी। अगर अम्मी ये देखेंगे कि तुम इस फैसले से खुश हो और तुम्हारा दिल नहीं टूटा है, तो उनकी नाराजगी भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी और वो मान जाएंगी। सुना तुमने? मेहदी। हाँ बोलो। मुझे माफ कर देना तुम। आज की रात भूखा सोने पर मजबूर हूँ। बाद में तुम मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाना ताकि मैं तुम्हें माफ कर सकूं। शब खैर। शब खैर। सुहेला, रोना बंद करो। उसी रात मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जाके समीरा से बात करने दो कि क्या हुआ है, लेकिन तुमने जाने नहीं दिया। लो, ये है उसका नतीजा। बेगम, मेहदी ने जो उन दोनों के खिलाफ की बात की है वो आजकल की नहीं है। ऐसा मत सोचो तुम। क्या वाकई में तुमने भी मेहदी की बातों को मान लिया है? उसे झूठ क्यों बोलना चाहिए? नहीं जानती, लेकिन जो कुछ भी इसने कहा है वो सब बहाना है। बहाना? तुम कहना क्या चाहती हो सुहेला? बताओ मुझे। मेहदी ऐसे बहाना करके समीरा से शादी क्यों नहीं करना चाहेगा? क्या हमने समीरा को कभी मजबूर किया कि वो इससे बहाना बना के भागना चाहे और शादी ना करना चाहे? बोलो। शायद मेहदी को कोई और लड़की पसंद आ गई हो। अपने बेटे पर इल्जाम मत लगाओ सुहेला। मेहदी इस तरह का लड़का नहीं है। इसके अलावा कौन सी लड़की है? मेहदी मेरा बेटा सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ काम करता रहता है। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ समीरा से बात करने। रहने दो उसे। लेकिन क्यों? जब उसका जी चाहेगा मेहदी की तरह हमसे बात कर लेगी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेहदी की बातों में सच्चाई है या नहीं।
समीरा, समीरा बेटी।